तो हमारी कहानी क्या शुरू हो रही है। हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम एटम की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले परमाणु, जिसकी खोज जिसमें होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज करी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज करी हमारे चैडविक ने। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। देखो, विसर्जन नलिका जो कि कांच की बनी होती है, जिसमें धातु के पतले टुकड़े इलेक्ट्रोड सील किए हुए होते हैं। सन 1880 में विलियम क्रूक्स व सर जे जे थॉमसन ने कैथोड किरण व कणों की खोज करी। कैसे करी, देखो, इसमें अत्यंत कम दाब कर दिया, 10⁻⁻2 से 10⁻³ तक mmHg व उच्च विभव कर दिया 10,000 वोल्टेज तक का। ठीक है, पर विद्युत धारा प्रभावित की गई। जैसे विद्युत धारा प्रभावित की गई तो उन्होंने देखा कि जब उच्च वोल्टता लागू करने पर नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक कैथोड से धनात्मक एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की तरफ विद्युत का प्रभाव आरंभ हो गया। इन कणों को कैथोड किरणें कहा गया। और बाद में जब प्रयोग हुए इसके बाद पता लगा कि यह ऋणावेश है, पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, विद्युत व चुंबकीय का प्रभाव हो रहा है। यह किरण किरण गतिज ऊर्जा है। जब उसमें पंखा लगाया, स्फुर व प्रदीप्त की गैसों में पदार्थों की उपस्थिति में, मतलब स्फुर से प्रदीप्त गैसों की पदार्थों की, मतलब उनसे हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी किरणें हैं। उसके बाद ये जो गैस, ये जो है, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, उसके बाद सन 1897, 1880 में सर जे जे थॉमसन ने खोजा, और 1897 ईस्वी में सर जे जे थॉमसन ने ही आवेश बटे में द्रव्यमान का अनुपात दे दिया, जो कि था कितना, 1.75 गुणा 10⁻11 कूलाम पर केजी। उसके बाद मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें कि क्या हुआ, इस प्रयोग से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कर ली। कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन के आवेश निकाला उन्होंने, जो कि था माइनस का 1.6 गुणा 10⁻19। उसके बाद ये दो चीजें में पता लग गई, आवेश पता है और आवेश बटे द्रव्यमान का अनुपात पता है। इससे हमने द्रव्यमान निकाल लिया, जो कि निकला कितना, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो ये बहुत कम नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, बहुत कम वजन है इसका, किसका, इलेक्ट्रॉन का, नगण्य जितना। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई सन 1886 ईस्वी में। गोल्डस्टीन ने एनोड रेस की खोज करी। कैसे कि विसर्जन नलिका में दाब और कम कर दिया, 10⁻⁻1 mmHg तक कम करके वह कैथोड किरण में छिद्र कर दिए। पीछे सूर्यदीप्त लगाया और विपरीत दिशा में थी, इसकी जो दिशा थी विपरीत दिशा में थी, यहाँ बीच से आकर इसकी तरफ जा रही थी, हमारे माइनस की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये धनात्मक है। विद्युत व चुंबकीय प्रभाव इसमें भी हो रहा है। और एनोड किरणें विसर्जन नलिका में जो भरी गैस है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, ये भी बात याद रखना। और जब हाइड्रोजन गैस भरी जाती है तब उसका, अब ये हाइड्रोजन गैस के ऊपर ही है पूरा एक्सपेरिमेंट, तो उसका जो अनुपात आता है आवेश बटे में द्रव्यमान, वो आता है 9.53 गुणा 10⁻4। और जो इसका आवेश है प्रोटॉन का, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जो कि होता है 1.6 गुणा 10⁻−19, प्लस वो माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान जो होता है 1.67 गुणा 10⁻−24। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। कितना ज्यादा है, 1837 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, किसका, प्रोटॉन का। परमाणु मॉडल, अब जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल देखेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड, सर जे जे थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लड्डू की तरह बताया। ये अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल परिकरण प्रयोग किया गया। उसमें उन्होंने जब परीक्षण ऑब्जर्वेशन करा तो उसमें देखा कि जो अधिकांश अल्फा किरणें थी, जो जो उन्होंने गोल्ड की पतली सी परत से अल्फा किरणें गुजारी थी, वे सीधी गुजर गई। कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हुई। 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौट आई। ठीक है, परिणाम इसका क्या है, देखो रिजल्ट क्या निकला। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु में धनावेश है। यह धनावेश परमाणु में अत्यंत सूक्ष्म भाग में, जब तो वापस लौट आई। इस मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगा रहे हैं, ये इन्होंने बताया। ठीक है, जिन्हें कक्ष कहते हैं। अतः इनका परमाणु मॉडल सोलर सिस्टम से, ये सोलर सिस्टम है। ठीक है, ये देखो, ये सूरज है, ये इसके ऐसे चक्कर लगा रही है। ठीक है, नाभिक आपस में, है ना, नाभिक के इलेक्ट्रॉन जो होता है वे मतलब चक्कर लगाता है, जो कि एक आकर्षण बलों से, कैसे आकर्षण बल, एक विद्युत बल, ठीक है, और एक हमारा क्या है, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स से घूमता है। ठीक है, ये उस समय नहीं बताया था, उन्होंने कहा था विद्युत बल से क्या हो रहा है, स्थिर विद्युत आकर्षण बलों से बंधे रहते हैं। ठीक है, आपस में। अब रदरफोर्ड द्वारा परमाणु की जो त्रिज्या थी, जो पूरा परमाणु की त्रिज्या थी, वो कितनी थी, 10⁻−10, और जो नाभिक की त्रिज्या थी वो थी 10⁻−15, इतनी छोटी। ठीक है, परमाणु का घर नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, याद रखना। कमियां क्या थी इनके अंदर, यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम ही नहीं बता पाए। क्यों, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी आ गई थी। मैक्सवेल ने बताया यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि वेग होगा। यदि ऐसा होगा तो आवेश त्वरित होगा, तो इलेक्ट्रॉन में से ऊर्जा उत्सर्जित होती रहेगी और इलेक्ट्रॉन सर्पिल गति करते 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 नाभिक से टकरा जाएगा। और यह मॉडल जो है परमाणु का स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, जो रदरफोर्ड का था। उसके बाद असतत स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम में आता है। यह विभिन्न स्पेक्ट्रम रेखाओं के अस्तित्व को समझा नहीं पाए। कैसे, देखो, अब क्या हुआ, उसमें जब हमने लाइन स्पेक्ट्रम लगाया तो उसमें हमने लाइन स्पेक्ट्रम में देखा, लेकिन कैसा आना चाहिए था, सतत आना चाहिए था, लेकिन एक ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन अपने मूल उसमें आ रहा था। ठीक है, मूल स्थान में। अब आगे देखो, बोर का परमाणु मॉडल क्या हुआ। नील बोर जो थे, उन्होंने रदरफोर्ड के द्वारा जो प्रतिपादित मॉडल है उसमें सुधार किया, और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, वह निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, वह निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं। बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन वही कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जहां उसका कोणीय संवेग क्या हो, h/2 पाई का n पूर्ण गुणज हो। ठीक है, कोणीय संवेग क्या होता है, mv
mvr द्रव्यमान वेग और रेडियस इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए, n गुणा में h/2π होना चाहिए। और इस तरीके से हमने देखा अगर हमारा k शेल में हो, l शेल में हो, m शेल में हो तो उसका क्या होगा, n बराबर 1 हो तो वो होगा h/2π, अगर n बराबर 2 हो तो 2h/2π, अगर n बराबर 3 हो तो होगा 3h/2π। इस तरीके से हमने कोणीय संवेग देखा। और जो अंदर की तरफ बल लगता है उन्होंने कहा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो कि होता है F इज इक्वल टू में mv² बटे में r, mv² बटे में r सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और एक और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम कहते हैं अभी सॉरी विद्युत बल, ठीक है। अब देखो यदि दो आवेश, अब हम निकाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यदि दो आवेश r त्रिज्या पर स्थित हो तो क्या होगा, उसमें जो होगा वो होगा Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर, r त्रिज्या पर है और उसमें एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं k कांस्टेंट, ठीक है। k की वैल्यू होती है जो कि होती है कितनी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर हम सारी चीजों को रखें, कैसे रखें, और Q1 और Q2 क्या है, Q1 जो है उसका नाभिक वाला जो आवेश है और Q2 जो है जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, ठीक है। तो वो जाएगा इलेक्ट्रॉन E, और वो जो अंदर की तरफ है एनर्जी तो E है तो ZE हो जाएगा, ठीक है। और जो हम सारी चीजें रखेंगे तो F इज इक्वल टू में होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर की तरफ ZE और ब्रैकेट में E, फिर उसके बाद बटे में r स्क्वायर। ही हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला हमारा निकल के आया। अगर हम स्थिर विद्युत बल को अभी केंद्रीय बल से कंपैरिजन करें तो हमें v² इज इक्वल टू में निकलेगा z² बटे में 4 e एप्सिलॉन नॉट और mr। अगर हम समीकरण एक जो हमने अभी निकाला कोणीय संवेग mvr इज इक्वल टू में nh2π, अगर हम केवल इसकी v की वैल्यू निकालें तो आएगी v इज इक्वल टू में nh बटे में mr2π। अब इसी को हम स्क्वायर करके और हम रख दें कहां पर, v² की वैल्यू हमारी समीकरण 2 में, ठीक है। तो हमें यहां पर सारी बात हटाकर r की वैल्यू निकलेगी जो कि आएगी 0.53 n² बटे में zm स्ट्रॉन्ग। उसके बाद इसी तरीके से हम v की वैल्यू निकालेंगे और टोटल एनर्जी निकालेंगे जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है एक, और एक होती है हमारी गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का टोटल एनर्जी निकालेंगे, वो आएगी माइनस का 13.6 z² बटे में n², और जो वेग आएगा वो आएगा 2.18 गुणा 10⁶ z बटे में n मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमने तीनों चीजें निकाल ली है, r 0.53 n² बटे में z m स्ट्रॉन्ग, v 2.18 गुणा 10⁶ z बटे में n मीटर प्रति सेकेंड, और t जो टोटल एनर्जी हमारी निकली है वो है माइनस 13.6 z² बटे में n²। तो हमने तीनों चीजें निकाल ली। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हमने एनर्जी देख ली है, अब जो एनर्जी निकलेगी उसको हम देखेंगे किस तरीके से। देखो अगर ये हमारा नाभिक है, इसमें ये ऐसे ऐसे करके कोष जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ये कोष, पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, K L M N, इस तरीके से अगर हम आगे जाते रहे, यहाँ पर हमने Z की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अलग अलग कोशों की, n बराबर 1 2 3 4 इनकी देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है। 13 माइनस का 13.6 पहले हुई, फिर माइनस का 3.4, फिर माइनस का 1.5। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहता है उतनी ही ऊर्जा बढ़ती है, और अगर हम एनर्जी 0 मान ले, अनंत पर इलेक्ट्रॉन देखें तो वह नाभिक से मुक्त हो जाता है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है और मूल ऊर्जा स्तर क्या होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देते हैं तो वह अवशोषण कर लेता है ऊर्जा का, और वह अपने निम्न ऊर्जा स्तर से, अपनी मूल अवस्था से कहाँ चला जाता है, उच्च अवस्था में चला जाता है, और फिर वह पुनः उत्सर्जन कर अपनी वापस से वही अवस्था, निम्न अवस्था, मूल अवस्था में आ जाता है, ठीक है। कैसे होता है, और जब वो वापस आता है तो एक स्पेक्ट्रम बनाता है। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाता है तो पुनः स्वतः उत्सर्जन कर अपनी अवस्था स्टेट में आ जाता है, इसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे, यदि कोई आवेश त्वरित है, ठीक है, वह वेग नियत नहीं है तो उसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसे भाई, जब वेग से जा रही है उसमें आवेश त्वरित है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वह तीनों चीजें एक दूसरे के लंबवत होती है, ठीक है। और ये कैसे होती है, ये वेग जा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है, और इसी के लंबवत क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक तीसरे लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या, एक इसी चीज को ग्राफ में कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ में देखने पर हमें क्या दिखता है कि जब एक पूरी तरंग ये यहां पर आ जाती है, कि ऊपर गई और वही नीचे जाके इतना जब कंप्लीट कर लेती है तो इसकी कहते हैं एक तरंग दैर्घ्य, एक लैम्बडा, ठीक है। इसने एक तरंग दैर्घ्य कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं, और उसने कितने काल में करा, एक आवर्त काल, इसे हम एक आवर्त काल कहेंगे, टी समय में उसने पूरा करा। अब मान लो टी समय में, है ना, वह एक आवर्त काल जो है एक तरंग बनाती है, टी सेकंड में एक तरंग बनाती है, तो एक सेकंड में कितनी बनाएगी, 1/t, और 1/t को हमने कहा है म्यू, आवर्ती, ये एक आवर्ती पूरी करती है, लैम्बडा बनाती है एक आवर्ती में, ठीक है, उसको हमने म्यू और एफ भी कहा है, ठीक है। तो 1/t हो गया, और हमें पता है तरंग की चाल को हमने v मान लिया, हमें दूरी पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे चाल का फॉर्मूला निकालने के लिए, चाल इज इक्वल टू में दूरी बटे में समय, दूरी क्या है, लैम्बडा, और हमारी जो समय है वो कितना है, 1/t, तो 1 को टी, हम टी होता है, ठीक है, 1/t को हम क्या कहते हैं, म्यू या एफ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v इज इक्वल टू में लैम्बडा और म्यू, ये हम लिख सकते हैं चाल किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ये पूरी एक आवर्ती की, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्लांक्स थ्योरी है, क्या है, देखो प्लांक का सिद्धांत क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनके अंदर ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, वही ऊर्जा के पैकेट ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च कक्षक में चला जाता है, ठीक है, और उसी को छोड़कर आ जाता है। और ये जो होता है, ये एनर्जी के जो आवर्ती है ना, वो उस एनर्जी
एनर्जी के समानुपाती होता है, जैसे जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी ही आवर्ती ज्यादा, ठीक है। तो क्वांटम फोटोन, उसे फोटोन भी कहते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन से टकराती है और ऊर्जा देती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं समानुपाती का चिन्ह हटाकर इज इक्वल टू में हम एच कांस्टेंट लगाकर और म्यू मतलब एच कांस्टेंट लगा के हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं इज इक्वल टू में एच म्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूरी कैलकुलेशन सारी करके हम मानते हैं कि डेल्टा एनर्जी मतलब एनर्जी जो थी E2 माइनस E1 रख के हम एच म्यू इज इक्वल टू में जो हमारी E2 की एनर्जी है माइनस E1 की एनर्जी है, उन दोनों को जब समीकरण बनाते हैं इस तरीके से, तो जो हमारी समीकरण बनती है वो बनती है 1/λ इज इक्वल टू में आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n/f² फाइनल स्टेट माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। मतलब फाइनल स्क्वायर का माइनस कर दो इनिशियल से। फाइनल इनिशियल क्या कह रहा हूं मैं, जहां से इलेक्ट्रॉन आता है वो फाइनल स्टेट हो जाएगी जहां से आता है, और जहां पर है, ठीक है, जहां पर है वो इनिशियल, जहां से आता है फाइनल। तो ये चीज याद रखना। इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम तरंग दैर्ध्य निकाल लेंगे, 1/λ निकाल लेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, देखो भाई, अगर हम इसी चीज को लिखें, ठीक है, मान लो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इंफिनिटी से, ठीक है, कहां पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, n बराबर 1 पर आ रहा है, के शेल में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर इसी फॉर्मूले को रख के किसे 1/λ इज इक्वल टू में आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/f² माइनस 1/में आई स्क्वायर, ठीक है, इसको हम करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे फाइनल क्या है हमारा, कहाँ से आ रहा है, मतलब कहाँ पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इनिशियल हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/λ इज इक्वल टू में आर, और जो हमारा लैम्बडे की वैल्यू होती है, हम आर को इधर ले लेंगे, लैम्बडा उधर चले जाएगा, तो 1/r इज इक्वल टू लैम्बडा, लैम्बडे की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसी तरीके से हम अलग अलग का निकाल सकते हैं कि कहीं से भी आ रहा हो हमारा इलेक्ट्रॉन 2 पर आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो 3 पर आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो 4 पर आ रहा हो, 5 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, तो उसको हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं, और यही फॉर्मूला लगेगा आर जेड स्क्वायर 1/λ आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n/f² माइनस 1/n आई स्क्वायर, ठीक है, फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, अगर कहीं से भी आ रहा हो 1 पर आ रहा है उसे हम कहते हैं लाइमन श्रेणी, कहीं से भी आ रहा है 2 पर आ रहा हो बामन श्रेणी, कहीं से भी आ रहा है 3 पर आ रहा हो आ रहा हो 3 पर आ रहा हो उसे कहते हैं पास्टन श्रेणी, कहीं से भी आ रहा हो 4 पर आ रहा हो ब्रेकर श्रेणी, कहीं से भी आ रहा हो 5 पर आ रहा हो पीफन श्रेणी या फन श्रेणी, कहीं पर भी आ रहा है 6 पर आ रहा हो हमफेरी श्रेणी, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारा आया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। यहां पर इलेक्ट्रॉन को कण ना मान के तरंग पर फोकस करा जाएगा। कैसे, देखो, यहीं से अब हम बोर के ड्रॉबैक्स देखेंगे, उनकी कमियां देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने तरंग ना मान के कण पर फोकस करा था, और इसी से वे स्थिति बता रहे थे, वेग बता रहे थे, जो कि भाई संभव है ही नहीं, ठीक है, असंभव कार्य है। कैसे, देखो, इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, और जो उसका वेग है, जिस वेग से घूमता है, वो होता है 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर हम m द्रव्यमान की वस्तु को v वेग से चला रहे तो उसमें संवेग होगा, p इज इक्वल टू mv होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे जो दूरी लैम्बडा है हमारा, ठीक है, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा संवेग के, लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती होगा संवेग के, और ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन हट के आएगा h कांस्टेंट, तो लैम्बडा इज इक्वल टू होगा hp, या p की वैल्यू खोलकर हम लिख सकते हैं mv। तो यहां पर हमें क्या है कि ये इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल ने क्या कहा उन्होंने, हाइजेनबर्ग ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति व वेग एक साथ बताना संभव ही नहीं है। यदि आप एक साथ बताएंगे तो उसमें कोई ना कोई क्या आएगी, त्रुटि आएगी। अगर आप डेल्टा एक्स को 0 मानकर हम डेल्टा संवेग पी निकाले तो उसमें त्रुटि आएगी, अगर डेल्टा पी को 0 मानकर हम डेल्टा एक्स निकाले तो भी उसमें त्रुटि आएगी। तो ये त्रुटि कितनी होगी, ये त्रुटि होगी डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ज्यादा होगी या बराबर होगी किसके, h/4 पाई के, ये इन्होंने कहा। अब यही आ गए हम बोर के ड्रॉबैक्स पर, उनकी कमियों पर। यह मॉडल केवल एक ही इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर काम करता है, केवल हाइड्रोजन पे ही काम करेगा, ठीक है। डी ब्रोगली की परिकल्पना की इलेक्ट्रॉन कण कम तरंग ज्यादा है, तो यहां पर ये बात भी हो गई, ठीक है। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया, क्योंकि वो स्थिति वगैरह वेग सब बता रहे थे, ये तो संभव ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग पूरी तरह से बताना। उसके बाद जब लाइन स्पेक्ट्रम में एक विद्युत क्षेत्र लगाया गया या चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया, तो उसमें क्या हो, पतली पतली रेखाओं में हमारा जो रेखाएं थी वो विभक्त हो गई, ठीक है, पतली पतली रेखा, जिसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट या जीमान इफेक्ट, ठीक है। इसका वर्णन नहीं कर पाए, तो ये उनकी कमियां थी 3। उसके बाद आए हमारे श्रोडिंगर वेव मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम, तरंग यांत्रिकी मॉडल। क्या है, देखो, श्रोडिंगर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को तरंग मानकर तथा द्रव्य तरंग मानकर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताया। यहाँ प्रायिकता पे बात हो रही है, पॉसिबिलिटी पे बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन का तरंग समीकरण इन्होंने दिया, काफी बड़ा सा था, साई करके कुछ, और इस समीकरण को हल करके उन्हें 4 क्वांटम संख्याएं मिलती है, और इन चारों क्वांटम संख्याओं को उन्होंने कहा मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अब इनसे होता क्या है, ये देखो, मुख्य क्वांटम संख्या यह कोशों को, सेल को बताती है, शेल्स को, ठीक है। कैसे, देखो, ये बताए कि n बराबर 1 में k शेल है, n बराबर 2 का l शेल है, n बराबर 3 में l है, और n बराबर 4 में n है, तो k l m n इस तरीके से उन्होंने शेल्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसे हम l से कहते हैं, यह शेल्स के अंदर जो उपकोष होते हैं, कोशों के अंदर उपकोषों को बताता है, और जो कि 0 से n-1 होता है। मान लो n का मान कितना है, 1 है, तो 1 - 1 0, तो ये 0 से शुरू होता है और 0 1 2 3 तक रहता है, जो कि इसको नाम दिया है SPDF, ये उपकोष रहते हैं। अब उसके बाद आते
बताती है मैग्नेटिक क्वांटम संख्याएं, जिसे हम एमएल कहते हैं। यह ऑर्बिटल्स को बताती है, यह कमरों के अंदर कमरे जो है उनको बताती है, और ये -L से +L तक रहती है। ठीक है, जैसे 0 है तो P है, मान लो S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, तो -L से +L, तो मान लो मैंने 0 बोला तो 0 ही होगा। अब 1 बोला तो -1 से 0 और फिर +1, तो 3 हो गए, तो S P D F। इस तरीके से इसने कहा कि S में एक कमरा होगा, P में 3 कमरे होंगे, D में 5 कमरे होंगे और F में 7 कमरे होंगे, और हर एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अब हमें पता लगेगा चक्रण से कि जो एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो यह चक्रण जो क्वांटम संख्याओं में है वह दोनों इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये इधर घूम रहा है तो ये इधर घूमेगा, इस तरीके से। ठीक है, वैल्यू मैंने बताई थी कैसे हमें n का मान पता होना चाहिए। n-1 होता है, 0 से लेकर n-1 होता है क्या, हमारी SPDF की संख्या है। ठीक है, मान लो हमारा है 3, n बराबर 3 शेल में है। ठीक है, तो 3-1 कितना हुआ, 2, तो 0 से 2 तक 0 1 2 ये तीनों चीजें आ गई SPD, तो D ब्लॉक में आ गया, जिसमें क्या हमारा होगा 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा। n बराबर 1 में 1s होता है, n बराबर 2 में 2s 2p होता है, n बराबर 3 में 3s 3d 3d होता है, n बराबर 4 में 4s 4p 4d 4f, ये सब रहते हैं। ठीक है, अब आ गए हम पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे भरे। ठीक है, उस पर बात आती है। यह सिद्धांत कहता है कि एक ही तत्व, ठीक है, मान लो भाई सारे जो इलेक्ट्रॉन है वह सब बराबर होते हैं, केवल उनका चक्रण अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस कारण अलग अलग हो गए। ठीक है, अब यहां पर बताया कि यदि है ना संख्याएं एक साथ हो जाए, मतलब समान हो जाए, मान लो 2p है 3s है, इस तरीके से हो जाए, तो अगर मान लो दो परमाणु है उनकी जो संख्याएं बराबर आ जाए, तो उसको जो निर्धारित करेंगे तो उसकी जो ऊर्जा जो ज्यादा होगी कम होगी उसको जो देखेंगे वो n का मान देखकर करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक पूरा फॉर्मूला बना दिया कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे करें। हमने इसकी ट्रिक बना दी है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होता है, सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, इस तरीके से तीरे मार दी। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p 3d 4d और 4f, इस तरीके से लिख दी। तो पहले 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर गया वो 2p और 3s में, फिर 3p 4s में, फिर 3d 4p में, और फिर 3d में 4f में। इस तरीके से हमने देखा। और हुड्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह दूसरे इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करता, तो जहां तक हो सके वो सिंगल कमरों में जाना चाहता है। अगर सारे कमरे भर जाते हैं तो उसी में वो आ जाता है और वो उल्टा चक्रण करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार बढ़ते हैं कि पहले वे कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में जाते हैं और फिर वे ज्यादा बढ़ते, मतलब बड़े उसमें जाते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं आओ-बाओ का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ परमाणु के बारे में, जैसे हाइड्रोजन में रहता है 1, तो इसमें जो भरेगा वो कितना होगा, n बराबर 1 रहता है, तो 0 से लेकर 1 - 1 कितना हो गया 0, तो s ब्लॉक भरेगा जिसमें क्या आएगा केवल 1s1। उसके बाद H हीलियम का रहता है 2, तो 2 - 1 मतलब 1, तो यहाँ 0 से 1 तक मतलब 2s1 और 2s2 हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद इसी तरीके से L बराबर लिथियम में 3 हो गया, 1s2 2s1, इस तरीके 1s2 2s2। हम जो भरते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन उससे भरते हैं। ठीक है, ये जो हमने तीरे वाला पहले 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d में, 4p में, 4d में, फिर 4f में, इससे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हो गया समाप्त, हमने बहुत अच्छे से इसे कवर कर लिया।